नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की गलियों में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी। खासकर उसके उन शुरुआती और महत्वपूर्ण सत्रों पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी घड़ी। बिल्कुल, वो फॉर्मेटिव इयर्स है ना। हाँ, हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनमें कांग्रेस के अलग अलग सालों में हुए सत्रों, उनके अध्यक्षों और जगहों की एक लिस्ट सी है। साथ ही कुछ बेहद खास सत्रों से जुड़ी अहम बातें भी इनमें दर्ज हैं। अच्छा। तो आज हमारा इरादा है इन तथ्यों के ढेर से वो मोती चुनना जो हमें ये समझने में मदद करें कि कांग्रेस की शुरुआत कैसे हुई, इसका नेतृत्व कैसे बना। हाँ, और कौन से वो क्या कहते हैं निर्णायक मोड़ थे जिन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे देश की दिशा बदल दी। सही। तो फिर देर किस बात की, चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। कांग्रेस का पहला कदम उसके जन्म के समय से। हाँ, चलिए इसकी परतें खोलते। साल था 1885, शहर बॉम्बे और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। WC बैनर्जी। जी, सिर्फ 72 प्रतिनिधि थे, लेकिन ये वो 72 लोग थे जिन्होंने इतिहास रच दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। बिल्कुल। ये तो तथ्य है, पर इसका महत्व सिर्फ पहला होने में ही था या कुछ और भी? उस वक्त क्या माहौल था? देखिए, पहला होना अपने आप में तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद वो माहौल था जिसमें इसकी स्थापना हुई। अच्छा। अंग्रेजी राज अपने चरम पर था और भारतीयों की आवाज को एक संगठित मंच देने की एक जरूरत महसूस की जा रही थी। तो बॉम्बे में इन 72 लोगों का इकट्ठा होना, जिसमें जैसा आपने कहा वकील, शिक्षक, पत्रकार जैसे पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक चेतना वो जन्म ले रही थी। और ये चेतना सिर्फ एक शहर या समुदाय तक सीमित नहीं रही। सही कहा, क्योंकि अगले ही कुछ सालों के अध्यक्षों की सूची देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती नेतृत्व में विविधता पर जोर वो साफ दिखाई देता है। कैसे? देखिए ना, दूसरे ही साल 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने दादाभाई नौरोजी। हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन। जी, एक पारसी बुद्धिजीवी। फिर 1887 में मद्रास सत्र की कमान संभाली बदरुद्दीन तैयब जी ने। वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास। जी, और इसके फौरन बाद 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ये तो भारतीय नाम नहीं लगता। नहीं, वो स्कॉटलैंड के व्यापारी थे और कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष बने। अच्छा, यानी पहले 4 सालों में ही हिंदू, पारसी, मुस्लिम और एक यूरोपीय अध्यक्ष। जी हाँ। ये महज संयोग था या एक सोची समझी रणनीति? क्या लगता है? इसे महज संयोग मानना शायद ठीक नहीं होगा। ये उस शुरुआती दौर की वो जो समावेशी सोच थी उसको दर्शाता है। कांग्रेस शायद ये संदेश देना चाहती थी कि वो किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र का संगठन नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आवाज बनने का इरादा रखती है। अच्छा। और ये अंग्रेजों के उस प्रचार का भी जवाब था जो भारत को अलग अलग टुकड़ों में बंटावा दिखाते थे। हाँ, फूट डालो राज करो वाली नीति। बिल्कुल। तो इन अलग अलग पृष्ठभूमियों के अध्यक्षों को चुनकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक खड़ा किया। और ये पैटर्न सिर्फ अध्यक्षों तक ही सीमित नहीं था, जैसा आपने इशारा किया था। सत्र भी अलग अलग शहरों में हो रहे थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। जी। फिर आगे चलकर लाहौर, पूना, नागपुर। क्या ये सिर्फ सुविधा के लिए था या इसके पीछे भी कोई गहरा मकसद था? नहीं, इसके पीछे गहरा रणनीतिक मकसद था। अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हर साल अलग शहर में सत्र आयोजित करने से कांग्रेस केवल कुछ बड़े शहरों का संगठन बनकर नहीं रह गया था, ये एक तरह का राष्ट्रीय दौरा जैसा था। अच्छा, राष्ट्रीय दौरा। हाँ, जिस शहर में सत्र होता वहां के स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भी एक उत्साह बढ़ता था। उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय आंदोलन उनके दरवाजे तक आ गया है। इससे कांग्रेस की जड़ें मजबूत हुई और उसका संदेश वो दूर दूर तक फैला। ये भौगोलिक विस्तार के साथ साथ जनाधार बढ़ाने का भी एक तरीका था। बिल्कुल सही। और इसी बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रवादी भावना का एक उदाहरण हमें शायद 1905 के बनारस सत्र में देखने को मिलता है ना? अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, 1905 का बनारस सत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल, उस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। हाँ, बंग भंग। जी, बंग भंग।
जिसने पूरे देश में खासकर बंगाल में भारी रोष पैदा कर दिया था। तो गोखले जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस विभाजन के खिलाफ न सिर्फ कड़ा विरोध प्रस्ताव पारित किया, बल्कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस अब सिर्फ याचिकाओं और ज्ञापनों से आगे बढ़कर ब्रिटिश नीतियों का सक्रिय विरोध करने लगी थी। तो ये राष्ट्रवाद के उग्र होने का संकेत था। हाँ, कह सकते हैं सक्रियता बढ़ रही थी। लेकिन ये उग्रता और सक्रियता जल्दी एक आंतरिक चुनौती भी बन गई। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। 1907 का सूरत सत्र। सूरत, हाँ। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, लेकिन ये सत्र अपनी अध्यक्षता से ज्यादा कांग्रेस के विभाजन के लिए जाना जाता है। नरम दल और गरम दल। जी, सूरत स्प्लिट। ये क्या था और क्यों हुआ? दो फाड़ क्यों हो गई कांग्रेस? देखिए, सूरत का विभाजन कांग्रेस के भीतर लंबे समय से पनप रहे दो अलग अलग विचारों और कार्यप्रणालियों का नतीजा था। अच्छा। एक तरफ नरम दल था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता थे। वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही संवैधानिक सुधारों और स्वशासन की मांग कर रहे थे। उनका तरीका था याचिकाएं देना, प्रतिनिधि मंडल भेजना और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखना। ठीक है। और दूसरी तरफ था गरम दल, जिसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल। हाँ, जिन्हें लाल बाल पाल की टिकड़ी कहा जाता था। इनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी। अच्छा। वे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के जरिए सीधी कार्रवाई और जन आंदोलन पर जोर देते थे। और बंगाल विभाजन के बाद गरम दल का प्रभाव तेजी से बढ़ा था। तो सूरत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात विभाजन तक पहुंच गई? टकराव क्यों हुआ? सूरत में तनाव बहुत बढ़ गया था। एक तो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर दोनों गुटों में मतभेद थे। गरम दल चाहता था कि लाला लाजपत राय या तिलक अध्यक्ष बने, जबकि नरम दल रास बिहारी घोष के पक्ष में था। ठीक। और इसके अलावा वो जो स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव थे, उनको लेके भी खींचतान थी। माहौल इतना बिगड़ गया कि सत्र में पूरी अव्यवस्था फैल गई। हंगामा हो गया होगा। हाँ, और अंततः कांग्रेस दो फाड़ हो गई। गरम दल के नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया। ओहो, तो इसका असर क्या हुआ आंदोलन पर? तात्कालिक असर तो ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन कुछ हद तक कमजोर पड़ गया, क्योंकि अनुभवी नेताओं का एक बड़ा समूह मुख्यधारा से अलग हो गया था। लेकिन ये अलगाव स्थायी नहीं रहा। नहीं। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए। करीब 9 साल बाद एक ऐतिहासिक सुलह हुई। जी हाँ। 1916 का लखनऊ सत्र, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यहाँ क्या खास हुआ? लखनऊ सत्र भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। इसकी दो सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। पहली, जैसा आपने कहा, नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। अच्छा, वो वापस आ गए। हाँ, तिलक समेत गरम दल के नेताओं की कांग्रेस में वापसी हुई। ये एकता आंदोलन के लिए बहुत जरूरी थी। और दूसरी और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। अच्छा। जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ समझौता, ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है। आखिर था क्या ये समझौता और इसका महत्व क्या था? देखिए, उस समय तक मुस्लिम लीग भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुकी थी और अपने समुदाय के हितों की बात कर रही थी। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सामने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग रखने का फैसला किया। अच्छा, एक संयुक्त मोर्चा। हाँ, एक तरह से इसमें कांग्रेस ने पहली बार और शायद आखिरी बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार कर लिया। ओहो, ये तो बड़ी बात थी। जी, और इसके बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वशासन के लक्ष्य का समर्थन किया। तो तात्कालिक रूप से ये एक बड़ी राजनीतिक जीत थी। हाँ, एकता दिख रही थी। इसने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों पर साझा दबाव बनाया। हालांकि ये भी सच है कि भविष्य में इसी समझौते के कुछ प्रावधानों के दूरगामी परिणाम भी हुए, जिन पर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। वो तो है। और इसी एकता और बदलते माहौल के बीच अगले ही साल 1917 में कलकत्ता में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। जी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
पहली महिला अध्यक्ष। हाँ, एनी बेसेंट। उनका अध्यक्ष बनना कई मायनों में महत्वपूर्ण था। जैसे? एक तो वो आयरिश मूल की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख थी, और उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। हाँ, होम रूल तिलक के साथ। जी, जिसकी वजह से वो बहुत लोकप्रिय हो गई थी। तो उनका अध्यक्ष बनना न सिर्फ ये दिखाता था कि कांग्रेस का नेतृत्व अब कितना व्यापक हो रहा है, बल्कि ये महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को भी एक नई पहचान दे रहा था। ये सामाजिक प्रगतिशीलता का भी संकेत था। और वो गैर भारतीय भी थी, जॉर्ज ह्यूल के बाद दूसरी। बिल्कुल। एक गैर भारतीय और एक महिला का अध्यक्ष बनना ये कांग्रेस के अखिल भारतीय और समावेशी चरित्र को और पुख्ता करता था। अब हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसे अक्सर गांधी युग कहा जाता है। जी, गांधी जी का आगमन। हाँ, महात्मा गांधी का प्रभाव तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन पर छाया रहा, लेकिन ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने कांग्रेस के इतने लंबे इतिहास में सिर्फ एक ही सत्र की अध्यक्षता की। हाँ, ये बात चौंकाती है थोड़ी। 1924 का बेलगाम सत्र। ऐसा क्यों? वो तो इतने बड़े नेता थे। ये वाकई दिलचस्प है ना? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और बहुत जल्द ही कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता बन गए। हाँ, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। जी, और फिर असहयोग आंदोलन 1920-22 के बाद तो वो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बन चुके थे। इसके बावजूद उनका सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनना शायद उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। अच्छा, कैसे? गांधी जी औपचारिक पद या सत्ता के ढांचे से ज्यादा जमीनी स्तर पर काम करने, लोगों को जोड़ने और आंदोलन को नैतिक दिशा देने में विश्वास रखते थे। मतलब वो पावर सेंटर थे, पद पर रहे बिना भी। हाँ, एक तरह से सुपर प्रेसिडेंट की तरह थे, जिनके प्रभाव के लिए अध्यक्ष होना जरूरी नहीं था। 1924 में बेलगांव, जो अब कर्नाटक में है, में उनका अध्यक्ष बनना एक तरह से उनके नेतृत्व पर कांग्रेस की औपचारिक मुहर लगाना था। अच्छा। खासकर असहयोग आंदोलन के बाद के दौर में एकता बनाए रखने के लिए ये शायद महत्वपूर्ण समझा गया होगा। और गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस के लक्ष्यों में भी एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। जी, पहले कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बात करती थी, है ना? हाँ, काफी समय तक यही लक्ष्य रहा। लेकिन फिर आया 1929 का लाहौर सत्र। अध्यक्ष थे युवा जवाहरलाल नेहरू। लाहौर, रावी नदी का तट। हाँ, यहाँ पूर्ण स्वराज का नारा गूंजा। तो इसका मतलब क्या है? ये बदलाव क्यों और कैसे आया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक, आप कह सकती हैं, निर्णायक मोड़ था। इसका सीधा मतलब था पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश ताज से पूरी तरह मुक्ति। अब डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य पीछे छूट गया था। ये बहुत बड़ा कदम था। क्यों हुआ ये बदलाव? इसके कई कारण थे। एक तो साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ था, फिर नेहरू रिपोर्ट पर भी मतभेद थे, और सबसे बढ़कर युवाओं में बढ़ता हुआ असंतोष था। क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रभाव बढ़ रहा था। हाँ, भगत सिंह और उनके साथी। जी, तो कांग्रेस के भीतर भी खासकर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं का दबाव था कि अब लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, पूरी आजादी। अच्छा। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू की अध्यक्षता में आधी रात को तिरंगा फहराया गया और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। और 26 जनवरी? हाँ, इसी सत्र में ये भी तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसने पूरे आंदोलन में एक नई ऊर्जा और एक स्पष्टता भर दी। पूर्ण स्वराज की घोषणा तो हो गई, लेकिन आजाद भारत कैसा होगा, इसकी रूपरेखा भी तो बननी शुरू हुई होगी। बिल्कुल, और इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था 1931 का कराची सत्र। कराची 1931। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। अच्छा। इस सत्र का महत्व दो प्रमुख प्रस्तावों में निहित है। पहला, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर प्रस्ताव। मौलिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, धर्मनिरपेक्षता, इन मूल्यों की बात की गई। और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम यानी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव। इसमें किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा, प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और सामाजिक न्याय की बात कही गई। अच्छा, तो आर्थिक नीतियां भी? जी, ये प्रस्ताव दिखाते हैं कि कांग्रेस अब सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो स्वतंत्र भारत के एक प्रगतिशील,
लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की नींव भी रख रही थी। ये तो भविष्य के भारतीय संविधान की एक तरह से झलक थी। बिल्कुल, आप कह सकती हैं। ये तो लक्ष्यों और प्रस्तावों की बात हुई, लेकिन कुछ सत्र अपनी जगह की वजह से भी खास थे। जैसे आपने पहले इशारा किया था, 1937 का फैजपुर सत्र इसी कड़ी में आता है क्या? अध्यक्ष फिर से जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, फैजपुर सत्र जो महाराष्ट्र में है, इस मायने में अनोखा था कि ये कांग्रेस का पहला सत्र था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। पहला गांव का सत्र? ये क्यों? अब तक सारे सत्र बड़े शहरों में होते थे। गांव में सत्र आयोजित करने का निर्णय कांग्रेस के बदलते चरित्र को और रणनीति को दर्शाता था। अच्छा। गांधी जी के प्रभाव में कांग्रेस अब शहरी बुद्धिजीवियों के संगठन से आगे बढ़कर किसानों और ग्रामीण जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रही थी। मतलब आंदोलन को गांव तक ले जाना? जी, फैजपुर सत्र इसी प्रयास का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना था। इसके बाद के सालों में भी कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष रहे, जैसे सुभाष चंद्र बोस। हाँ, नेताजी, जिनकी अध्यक्षता में 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में सत्र हुए। हमारे स्रोत इनके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, पर इनका जिक्र जरूरी है ना? निश्चित रूप से। सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना और फिर वो जो त्रिपुरी संकट हुआ, जिसके बाद उनका कांग्रेस से अलग होना। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जी, ये भी कांग्रेस के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो विचारधारा और नेतृत्व के संघर्ष को दर्शाते हैं। हालांकि हमारे स्रोत सिर्फ उनकी अध्यक्षता का उल्लेख करते हैं, पर यह जानना जरूरी है कि इस दौर में भी कांग्रेस के भीतर काफी मंथन चल रहा था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया। हाँ, 1939 से। इसने शायद कांग्रेस के नियमित कामकाज पर भी असर डाला होगा। 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने और फिर एक लंबा अंतराल दिखता है। हाँ, बिल्कुल असर डाला। द्वितीय विश्व युद्ध 1949-45 के दौरान राजनीतिक गतिविधियां काफी प्रभावित हुईं। हाँ। कई बड़े नेता जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? जी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद ब्रिटिश सरकार का दमन भी तेज था। तो 1940 के रामगढ़ सत्र के बाद अगला नियमित सत्र सीधा 1946 में मेरठ में हुआ। 6 साल बाद? हाँ, जिसके अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। तो इस तरह मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि बीच में कोई सत्र ही नहीं हुआ। अच्छा, ये भी एक तथ्य है। और 1946 का मेरठ सत्र तो आजादी से ठीक पहले हुआ। जी, तो कृपलानी ही वो अध्यक्ष थे जिनके कार्यकाल में भारत आजाद हुआ। बिल्कुल। मेरठ सत्र और उसके बाद आजादी के बाद 1948 में जयपुर में हुआ सत्र, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे, ये सब संक्रमण काल के सत्र थे। संक्रमण काल मतलब अब कांग्रेस सिर्फ एक स्वतंत्रता आंदोलन चलाने वाला संगठन नहीं रह गई थी। उसे अब एक स्वतंत्र राष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी की भूमिका निभानी थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। जी, तो इन सत्रों में भविष्य की चुनौतियां, देश का पुनर्निर्माण और नई सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श हुआ होगा। ये कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत थी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटे, तो हमने देखा कि कैसे बॉम्बे में 72 लोगों से शुरू हुई कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ही विविधता को अपनाया। तैयब जी पहले मुस्लिम, यूल पहले गैर भारतीय अध्यक्ष। कैसे उसने पूरे देश में फैलने के लिए अलग अलग शहरों में सत्र किए। हमने 1907 में सूरत की फूट देखी और 1916 में लखनऊ की एकता और लखनऊ समझौता। हाँ, जिसमें ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी शामिल था। हमने एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष 1917 बनते देखा और गांधी जी की एकमात्र अध्यक्षता 1924 बेलगाम के अनोखेपन को समझा। जी, फिर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का क्रांतिकारी लक्ष्य तय हुआ और 1931 में कराची में मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम की नींव रखी गई। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस ने 1937 में फैजपुर में गांव तक पहुंचकर अपने जनाधार को विस्तृत किया। एकदम सही कहा आपने। ये सत्र महज तारीखों, जगहों और नामों का लेखा जोखा नहीं है। अगर हम सिर्फ इन स्रोतों में दी गई जानकारी को ही देखें, तो ये सत्र भारतीय राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास का आईना है। ये दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदली, अपने लक्ष्यों को परिष्कृत किया और आंतरिक मतभेदों जैसे सूरत विभाजन और बाहरी चुनौतियों जैसे ब्रिटिश नीतियों का सामना करते हुए खुद को ढाला। सही। ये एक संगठन की परिपक्व होने की कहानी है, जिसने धीरे धीरे खुद को भारत की स्वतंत्रता की सबसे प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित किया। ये सत्र उस मंथन के साक्षी हैं जिससे आजाद भारत के विचार ने आकार लिया। वाकई
इन सत्रों का अध्ययन सिर्फ कांग्रेस का इतिहास नहीं, बल्कि एक तरह से आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी को समझना है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा, स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दौर में ही अलग अलग धर्मों, क्षेत्रों और यहाँ तक कि लिंग एनी बेसेंट के रूप में के अध्यक्ष बनाकर एक समावेशी मंच बनाने की कोशिश हुई। हाँ, लेकिन साथ ही सूरत विभाजन जैसे पल भी आए जो दिखाते हैं कि विचारधारा और रणनीति को लेकर गहरे मतभेद भी थे और एकता बनाए रखना हमेशा एक चुनौती थी। ये संतुलन साधना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, ये सत्रों की सूची हमें फैसलों और अध्यक्षों के बारे में बताती है, लेकिन इन सत्रों के अंदर जो बहसें हुई होंगी, हाँ, जो पर्दे के पीछे हुआ, हाँ, जो तर्क वितर्क हुए होंगे, जिनका जिक्र शायद इन सूचियों में नहीं है, उनका अध्ययन हमें क्या सिखा सकता है। एक इतने बड़े और विविध आंदोलन में जहाँ आज़ादी जैसा साझा लक्ष्य तो था, पर उस तक पहुंचने के तरीकों पर गहरे मतभेद थे, वहाँ एकता और असहमति के बीच संतुलन साधने की जटिलताओं के बारे में ये अनदेखी बहसें और क्या उजागर कर सकती हैं, ये सोचने लायक है।